नमस्ते, वेलकम टू किताब वाइब्स। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी किताब जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही क्रूशियल मोड को एक्सप्लोर करती है। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस की लिखी हुई फ्रीडम एट मिडनाइट। बिल्कुल। ये किताब हमें सीधा 1947 के उन ड्रामेटिक महीनों में ले जाती है जब ब्रिटिश राज का अंत हुआ था। मतलब एक तरफ आज़ादी की उम्मीद, दूसरी तरफ बंटवारे का डर और अब फिर उसकी असलियत। लैपियर और कॉलिंस ने कोशिश की है उस पूरे दौर के ह्यूमन ड्रामा, पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज और जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज थीं उन्हें कैप्चर करने की। हाँ, और इस पूरे मंजर के केंद्र में हैं कुछ खास लोग। लॉर्ड माउंटबैटन, आखिरी वाइसरॉय, जिन पर जिम्मेदारी थी पावर ट्रांसफर करने की, और वो भी तेजी से। महात्मा गांधी, जो नोआखली के दंगों के बीच अकेले शांति की खोज में थे, उनका अहिंसा का सपना जैसे बिखर रहा था। और फिर नेहरू, पटेल, जिन्ना, जिनके डिसीजंस ने आज़ाद इंडिया और नए बने पाकिस्तान की किस्मत तय की। तो आज हम इन्हीं सोर्सेस के जरिए उस समय के पॉलिटिकल लैंडस्केप, ब्रिटिश राज के आखिरी दिनों की सोशल डायनामिक्स और हिंदू मुस्लिम संबंधों के उस कॉम्प्लेक्स वेब को समझने की कोशिश करेंगे जैसा लेखकों ने पेश किया है। सवाल ये है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो शुरू करते हैं उस फैसले से जो लंदन में लिया गया। 1947 की शुरुआत में ब्रिटेन की हालत क्या थी? मतलब वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के बाद भी देश थक चुका था, इकोनॉमी खस्ता हाल थी, राशनिंग चल रही थी। एग्जैक्टली। और इतने बड़े एम्पायर को, खासकर इंडिया को, संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए। प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंस एटली की लेबर सरकार समझ चुकी थी कि इंडिया को आज़ादी देनी ही होगी। सवाल था कैसे और कब। हाँ, और जो मौजूदा वाइसरॉय थे वेविल, वो एक केपेबल सोल्जर तो थे, लेकिन एटली को शायद लगा कि वो इंडियन लीडर्स के साथ वो जरूरी पॉलिटिकल रैपो नहीं बना पा रहे हैं। हाँ, और सिचुएशन हाथ से निकल रही थी। उन्हें एक नए चेहरे की जरूरत थी जो तेजी से काम कर सके। एंटर लॉर्ड लुइस माउंटबैटन, रॉयल कनेक्शन, डैशिंग पर्सनालिटी, वर्ल्ड वॉर 2 हीरो, SEAC में जापानीज को हराया था। उनमें एक करिश्मा था, एक कॉन्फिडेंस था जो शायद उस सिचुएशन की डिमांड थी। बिल्कुल। एटली को लगा ये मिशन इम्पॉसिबल के लिए सही आदमी है, लेकिन माउंटबैटन ने ये रोल ऐसे ही नहीं ले लिया। वो एटली से मिले और उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड पावर्स मांगी। साफ कहा, मुझे काम करने की पूरी आज़ादी चाहिए, लंदन से कोई रोक टोक नहीं होगी। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रिटिश रूल के खत्म होने की एक पक्की तारीख पब्लिकली अनाउंस करनी होगी। ये तारीख वाली बात काफी सिग्निफिकेंट है। इसने पूरा बिल्कुल, इसने पूरा गेम ही बदल दिया। अब सबको पता था कि भाई एक डेडलाइन है और नेगोशिएशंस को ड्रैग नहीं किया जा सकता। हाँ, ये एक मास्टर स्ट्रोक था, या कहें एक गैम्बल। इसने इंडियन लीडर्स पर प्रेशर बनाया कि वो जल्दी किसी समझौते पर पहुंचें। एटली मान गए। उन्होंने माउंटबैटन को लगभग कार्ट ब्लांच दे दिया। माउंटबैटन को खुद एहसास था कि वो इंडिया के एग्जीक्यूशनर बनने जा रहे हैं, ब्रिटिश राज को खत्म करने। तो ये थी ब्रिटिश साइड की कहानी। लेकिन जिस इंडिया में माउंटबैटन आ रहे थे, वहां जमीन पर क्या हो रहा था? खासकर महात्मा गांधी उस वक्त क्या कर रहे थे? गांधी उस वक्त एकदम अलग रियलिटी में थे। वो नोआखली बंगाल में थे। वहां कुछ महीने पहले भयानक कम्युनल रायट्स हुए थे, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी ने हिंदू माइनॉरिटी को निशाना बनाया था। घर जलाए गए, लोग मारे गए, जबरदस्ती कन्वर्जन हुए। गांधी वहां शांति बहाल करने गए थे, अकेले। उनका तरीका भी अलग था, वॉक अलोन, बिना सिक्योरिटी के, बस एक लाठी और अपनी ग्रैंड नीस मनु के साथ गांव-गांव पैदल चल रहे थे। लोगों के बीच रह रहे थे, उनका डर दूर करने की कोशिश कर रहे थे। ये उनके लिए एक पर्सनल टेस्ट भी था। उनका पूरा जीवन जिस अहिंसा के प्रिंसिपल पर टिका था, वो फेल होता दिख रहा था। उनके अपने लोग ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे। बिल्कुल, ये उनके शैटर्ड ड्रीम का मंजर था। और किताब इस बैकग्राउंड को भी समझाती है। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच जो हिस्टोरिकल, सोशल और इकोनॉमिक डिवाइड्स थे। धार्मिक फर्क तो थे ही, पॉलीथिज्म वर्सेस मोनोथिज्म, मूर्ति पूजा वर्सेस आइकोनोक्लाज्म, कास्ट सिस्टम वर्सेस थियोरेटिकल इक्वालिटी इन इस्लाम। साथ ही ब्रिटिश रूल के बाद एजुकेशन और जॉब्स में हिंदू आगे निकल गए थे, मुसलमान पीछे रह गए, जिससे इकोनॉमिक राइवलरी भी बढ़ी। गांव में लोग साथ रहते थे, पर अक्सर मोहल्ले अलग थे। सोशल इंटरेक्शन लिमिटेड था। गौरक्षा जैसे मुद्दे हमेशा से सेंसिटिव थे। और इसी बैकड्रॉप में पाकिस्तान का आइडिया जोर पकड़ रहा था।
मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का कहना था कि मुसलमान एक अलग नेशन है और आज़ाद इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी उन्हें दबा देगी। अगस्त 1946 के कैलकाटा किलिंग्स, जिसके बाद नोआखली और बिहार में भी दंगे हुए, इसने इस डर को और बढ़ा दिया। जिन्ना का रिजॉल्व और पक्का हो गया, इंडिया डिवाइडेड और इंडिया डिस्ट्रॉयड। तो एक तरफ माउंटबैटन पावर ट्रांसफर की प्लानिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ गांधी टूटे हुए सपनों के साथ ग्रास रूट्स पर शांति लाने की कोशिश कर रहे थे, और इस बीच में उनके अपने ब्रह्मचारी की प्रयोग भी चल रहे थे नोआखली में। ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। हाँ, किताब इस पर भी डिटेल में जाती है। गांधी ने 1906 में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। उनका मानना था कि सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करके स्पिरिचुअल पावर हासिल की जा सकती है। अपने इस कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए वो अपनी ग्रैंडनीस मनु के साथ रात को एक ही बिस्तर पे सोते थे। उनका तर्क था कि अगर उनके मन में कोई विकार नहीं आता तो ये उनकी प्योरिटी का सबूत है। लेकिन इसकी खबर जब दिल्ली पहुंची तो उनके करीबी सहयोगी जैसे सरदार पटेल बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा ये पॉलिटिकली डैमेजिंग हो सकता है और शायद इस उम्र में ये सही नहीं है। हाँ, गांधी के लिए ये एक पर्सनल स्पिरिचुअल क्वेस्ट थी, लेकिन बाहर से देखने वालों के लिए ये अजीब और रिस्की लग रहा था। आखिरकार कलीग्स के प्रेशर में उन्होंने ये प्रयोग बंद किया। ये घटना भी गांधी की उस समय की स्टेट ऑफ माइंड को दिखाती है। एक तरफ देश की इतनी बड़ी समस्या, दूसरी तरफ उनकी अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स, और इसी बीच उन्हें दिल्ली बुलाया गया माउंटबैटन से मिलने। माउंटबैटन मार्च 1947 में दिल्ली पहुंच गए। वाइसरॉयज हाउस, आज का राष्ट्रपति भवन, की शानो शौकत, 340 कमरे, 5000 स्टाफ, ये सब डाइंग राज के सिंबल्स थे। माउंटबैटन ने आते ही काम शुरू कर दिया। हाँ, सुना है इन्होंने वाइसरॉय हाउस में एक नई एनर्जी भर दी, पुराने प्रोटोकॉल्स तोड़े, इंडियंस के लिए दरवाजे खोले। बिल्कुल। गार्डन पार्टीज में आम लोगों को बुलाया, अपने स्टाफ में इंडियंस को शामिल किया, एक डायनामिक माहौल बनाने की कोशिश की। उनका स्टाइल विविल से बिल्कुल अलग था, ज्यादा एक्सेसिबल, ज्यादा चार्मिंग। उन्होंने डिसाइड किया कि वो फॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस के बजाय की लीडर से अलग अलग प्राइवेट में मिलेंगे। नेहरू, गांधी, पटेल, जिन्ना। मकसद था उनकी नब्ज टटोलना और उन्हें सिचुएशन की अर्जेंसी समझाना। सबसे पहले मिले नेहरू से। कहते हैं दोनों के बीच एक अजीब सी रैपो बन गई थी। हाँ, बनी थी। दोनों एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड, वेस्टर्न एजुकेशन। माउंटबैटन को नेहरू इंटेलिजेंट, आइडियलिस्टिक लगे। नेहरू भी माउंटबैटन के चार्म और डिसाइसिवनेस से इंप्रेस हुए, और शायद एडवीना माउंटबैटन के साथ नेहरू की दोस्ती ने भी इसमें हेल्प की। पहली ही मीटिंग में दोनों अग्री हुए कि जल्दी फैसला लेना होगा, वरना सिविल वॉर हो सकता है। अच्छा। माउंटबैटन ने सीधे पार्टीशन की बात नहीं की, पर इशारा दे दिया कि अगर यूनिटी नहीं बनी तो बंटवारा शायद जरूरी हो जाए, भले ही वो ट्रेजेडी हो। ये माउंटबैटन के ऑपरेशन सिडक्शन का हिस्सा था, नेहरू को अपने साइड पर लाना। फिर मिले गांधी से। यहाँ एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। माउंटबैटन गांधी की सिंप्लिसिटी से इम्प्रेस थे। गांधी ने उन्हें अपनी चोरी हुई घड़ी की कहानी सुनाई, जो उनके टूटे हुए विश्वास का सिंबल बन गई थी। हाँ, और जब चोर ने शर्मिंदा होकर वापस की तो उनका फेथ रिस्टोर हुआ। लेकिन पॉलिटिकली गांधी अब भी पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा, डिवाइड इंडिया ओवर माय डेड बॉडी। तो गांधी जी ने उन्हें यह रैडिकल आइडिया दिया कि जिन्ना को सरकार बनाने दो, बिना कांग्रेस के। हाँ, उनको लगा शायद इससे जिन्ना का डर कम हो जाएगा और वो पाकिस्तान की मांग छोड़ देंगे। पर माउंटबैटन को ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लगा। मतलब कैसे चलता ये? वो समझ गए कि गांधी पॉलिटिकल रियलिटी से थोड़ा कट गए हैं और उन्हें बाईपास करना होगा। गांधी का इन्फ्लुएंस कम से कम इस मुद्दे पर कम हो रहा था। बिल्कुल। नेक्स्ट थे सरदार पटेल, इंडियाज कांग्रेस पार्टी मशीन बॉस, एक हार्डकोर रियलिस्ट। माउंटबैटन ने शुरू में टेस्ट करना चाहते थे। पटेल की होम मिनिस्ट्री के एक नोट पर कॉन्फ्रंटेशन हुई। माउंटबैटन ने पटेल को नोट विड्रॉ करने पर मजबूर कर दिया, अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया। अच्छा। हाँ, बाद में पटेल पार्टीशन के सबसे बड़े समर्थक बन गए। उन्हें लगा कि जिन्ना के साथ काम करना इम्पॉसिबल है और देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए बंटवारा जरूरी है, भले ही वो पेनफुल हो। पटेल और नेहरू दोनों ही बढ़ती हुई हिंसा से परेशान थे। पंजाब में दंगे फैल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर रहा था, ब्रिटिश ऑफिसर्स जाना चाहते थे। हाँ, और माउंटबैटन को भी एहसास हो गया था कि जून 1948 तक वेट नहीं कर सकते, फैसला हफ्तों में लेना होगा। उन्हें लगा कि नेहरू और पटेल को पार्टीशन के लिए मनाया जा सकता है। अब बचे थे सबसे डिफिकल्ट आदमी, मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ही थे जिनके पास की टू द होल सिचुएशन थी। बिल्कुल। माउंटबैटन ने उनके साथ
6 क्रूशियल मीटिंग्स की। उन्हें जिन्ना बहुत कोल्ड, ऑस्टेयर, फॉर्मल और डिफिकल्ट लगे। माउंटबैटन ने चार्म, लॉजिक, आर्ग्यूमेंट्स सब ट्राई किया, लेकिन जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर बिल्कुल अड़े रहे। उनका स्टैंड क्लियर था, हिंदू और मुसलमान दो अलग नेशंस हैं। हाँ, उनका कल्चर, सिविलाइजेशन सब अलग है। आज़ाद इंडिया में मुसलमानों के साथ न्याय नहीं होगा, इसलिए उन्हें अपना अलग देश चाहिए। वो किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं थे। माउंटबैटन ने अपने नोट्स में उन्हें साइकोपैथिक केस तक लिखा, जो सिर्फ पाकिस्तान चाहते थे। माउंटबैटन ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर इंडिया को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है तो उसी लॉजिक से पंजाब और बंगाल को भी बांटना पड़ेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ सिग्निफिकेंट नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं। जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं थे, वो पूरा पंजाब और बंगाल चाहते थे। उन्होंने इसे मौत ईटन पाकिस्तान कहा, पर माउंटबैटन ने साफ कर दिया कि पार्टीशन होगा तो इन प्रोविंसेस का भी होगा। तो इन मीटिंग्स के बाद माउंटबैटन बिल्कुल क्लियर हो गए कि जिन्ना को मनाना नामुमकिन है। हाँ, पार्टीशन ही दी ओनली पॉसिबल एस्केप है। अब उनका काम था इसका प्लान बनाना और नेहरू पटेल को इसके लिए फॉर्मल अग्रीमेंट के लिए तैयार करना। प्लान था पंजाब और बंगाल को बांटकर 2 हिस्सों वाला पाकिस्तान बनाना, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जिनके बीच 1000 मील का इंडिया होगा। एक अजीब अनप्रेसिडेंटेड सोल्यूशन। तो बेसिकली कुछ ही हफ्तों में माउंटबैटन इस नतीजे पर पहुंच गए कि इंडिया को डिवाइड करना ही होगा। और इसमें उनका अपना कॉन्फिडेंस, उनकी अनप्रेसिडेंटेड पावर्स और इंडियन लीडर्स की अपनी मजबूरियां और कैलकुलेशंस सब ने रोल प्ले किया। हाँ, और गांधी की आवाज इस पूरे प्रोसेस में हाशिए पर चली गई। बिल्कुल। हाँ, लैपियर और कॉलिंस ये नैरेटिव पेश करते हैं। माउंटबैटन की स्पीड, जिन्ना की इनफ्लेक्सिबिलिटी, नेहरू और पटेल का बदलते हुए सर्कमस्टांसेस में पार्टीशन को एक्सेप्ट करना और गांधी का बढ़ते हुए इररेलेवेंट होते जाना, ये सब फैक्टर्स मिलकर उस फैसले तक ले गए। माउंटबैटन को लगा कि जल्दी फैसला लेने से वायलेंस कम होगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। पार्टीशन प्लान के अनाउंसमेंट के बाद वायलेंस और बढ़ गया। हाँ, बहुत ज्यादा। तो ये थी फ्रीडम एट मिडनाइट के शुरुआती हिस्से की कहानी। जैसा कि लेखकों ने बताया है, कैसे एक थके हुए अंपायर ने जल्दी में सत्ता हस्तांतरण का फैसला किया, कैसे एक कैरिज्मेटिक वॉइसरॉय ने तेजी से काम किया, कैसे देश के सबसे बड़े नेता अपने आइडियल्स और पॉलिटिकल रियलिटीज के बीच फंसे हुए थे, और कैसे आखिरकार आज़ादी के साथ साथ बंटवारे का दर्द भी मिला। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजंस की नहीं है, बल्कि उस दौर के लाखों आम लोगों के दुख, दर्द, उम्मीद और मायूसी के भी है। किताब आगे पार्टीशन की भयानक त्रासदी, आज़ादी के जश्न, प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और आखिर में गांधी की हत्या तक जाती है। हर पन्ने पर हिस्ट्री के साथ ह्यूमन इमोशंस जुड़े हुए हैं। सच में ये किताब सोचने पर मजबूर करती है। जो हुआ वो क्यों हुआ? एक सवाल जो लैपियर और कॉलिंस भी उठाते हैं और जो शायद आज भी रेलेवेंट है। क्या पार्टीशन को रोका जा सकता था? क्या कोई और रास्ता था? या उस वक्त के हालात में ये अनिवार्य हो गया था? शायद इसका कोई सिंपल जवाब नहीं है। इतिहास व्हाट इफ से नहीं चलता, लेकिन उन इवेंट्स को, उन डिसीजंस को और उनके पीछे के ह्यूमन फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर समझ सकें। Okay, so we hope you liked our today's book. For more book discussions, subscribe to our channel, Kitab Vibes. धन्यवाद।